Good morning, class. Now we are starting this question number 3. Okay, and we are on which practice set? This already I told you कि practice set हमारा जो चल रहा था वो आई थिंक प्रैक्टिस सेट का नंबर बेटर टू राइट द नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट. ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था और एक बड़ा प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं. तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ क्वेश्चन नंबर ये है आपका 28. यहाँ तक इसमें जो क्वेश्चंस थे वो अलग टॉपिक पर थे. फिर यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हुए हैं और थर्ड न्यूमेरिकल है. या इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा प्रैक्टिस सेट 2. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट का नंबर एक बार लिखते जाइएगा कि कौन से नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट पर हमें. ये तो आपका फर्स्ट चल रहा है और उसमें आपका थर्ड क्वेश्चन रह गया था. इससे पहले सेकेंड क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया था. तो ऑलवेज आई टेल अबाउट द होमवर्क, सो टेक केयर ऑफ होमवर्क ऑल्सो. ठीक है, अभी भी कोई भी चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं. जितना बंच ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आता था उतना ही आ रहा है. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट सेंड ओनली द 2 क्वेश्चंस फॉर परफेक्शन. क्योंकि आप 10 भेजेंगे वो चेक नहीं हो पाएंगे. आपके 2 भेजेंगे अगर तो वो चेक हो जाएंगे. प्रॉपरली चेक कराने के लिए सेंड ओनली द 2 क्वेश्चंस. क्योंकि मेरे पास लगभग 9th क्लास से 10 क्वेश्चंस का बंच आता है और हर एक बच्चा अगर इतना सेंड कर रहा है 2 सेक्शंस आर देयर, तो हाउ टू चेक द क्वेश्चंस. क्योंकि अदर क्लासेस से भी इतना ही होमवर्क आता है. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके, डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली. अपने बारे में आप सोच रहे हैं, सोचिए आपके जैसे और भी बच्चे सेंड कर रहे हैं तो इतना बंच कैसे चेक हो पाएगा. हैव द लेस टाइम टू चेक. ओके, तो सेंड ओनली द 2 क्वेश्चंस विच आर इन होमवर्क. हमेशा हर टर्न पे होमवर्क बताया जा रहा है और जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है डाउटफुल हैं, ऐसे होंगे या नहीं होंगे, तो आप सेपरेटली पूछ सकते हैं. या आप ऐसा कर सकते हैं संडे को भेज सकते हैं वो वर्क जिसमें आपको डाउट हो रहा है. क्योंकि आपकी कॉपी भी स्कूल में सबमिट होगी तो कॉपी जब चेक होती है देन वर्क उस टाइम चेक हो ही जाता है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. A hammer of mass 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल. हैमर का मास गिवन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है. स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर. हैमर स्टॉप हो जा रहा है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी v0 है. वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम गिवन है 0.01 सेकेंड. व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर. तो यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करना है. तो फोर्स के लिए आपको ma फॉर्मूला यूज़ करना है और एक्सेलरेशन यहाँ गिवन नहीं है तो आप a की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी यूज़ कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें गिवन है इसमें, यूज़ द फॉर्मूला. ओके, और ये क्वेश्चन 3 आपका जो है यही है आपका होमवर्क. ओके, ये आपको सेंड करना है. अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर. ओके, तो ये आपका यहाँ से जो डायग्राम जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉन्ट है वो छोटा है. हो सकता है कि पूरी तरह से विजिबल ना हो, लेकिन आप इसको जूम करके देख सकते हैं. आई सेंड द PDF ऑल्सो. ठीक है, PDF में मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा. वैसे मैंने इसकी ऑलरेडी एक PDF भेज रखी है तो आप एक बार सर्च करिएगा, देखिएगा उस PDF में क्वेश्चंस को जूम करके आप देख सकते हैं. तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड. 3 सॉलिड्स हैं और वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं. एक एल्यूमिनियम से बना है, एक स्टील से बना है और एक वुड से बना है. शेप सेम है उनका, वॉल्यूम भी सेम है. विच ऑफ दैम वुड हैव हायर इनर्शिया. इनमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. ओके, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से जो भी हैवी है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. तो हैवीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है. क्योंकि जब उनका वॉल्यूम सेम है, शेप सेम है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा. तो आपको पता है कि सॉलिड्स में सबकी डेंसिटी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी जो मेटल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं. तो इनमें जो आपका एल्यूमिनियम आ रहा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी देन स्टील देन वुड. ओके, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से हैवी कौन होगा, उठाने में कौन ज़्यादा हैवी लगेगा. तो उसी बात पे इनर्शिया डिपेंड करता है. तो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा देन स्टील देन वुड. ओके,
उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, उसमें दे रखा है 2 बॉल्स ऑफ द सेम साइज़ बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, रबर एंड आयरन। 2 बॉल्स हैं, सेम साइज़ है, एक रबर की बनी है, एक आयरन की बनी है। आर केप्ट ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन। ट्रेन के फ्लोर पे रखे हैं। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन। विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग? क्या बॉल्स चलना स्टार्ट कर देंगी? इफ़ सो, अगर ऐसा होता है, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करेंगी? विल दे मूव विद द सेम स्पीड? क्या वो सेम स्पीड से चलेंगी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक बार जो कंडीशन है उसको देख लीजिए कि बॉल्स सेम साइज़ की हैं, लेकिन एक रबर की और एक आयरन की है, ठीक है। ट्रेन में ब्रेक्स लगते हैं, ट्रेन आगे जा रही थी, जब ट्रेन में ब्रेक्स लगेंगे तो आपको पता है जर्क किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ट्रेन जब आगे जा रही थी तो जो बॉल्स हैं, जब ट्रेन रुकती है तो जो आपको पता है, जो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का केस है ये। तो जब इनर्शिया ऑफ मोशन वाली कंडीशन होती है, तो जब भी कोई चलती हुई चीज़ रुकती है तो किसी भी बॉडी को जर्क किधर लगता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टॉप होने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पर्सन बैठा है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल डाउन होता है, यहाँ बॉल्स हैं, तो बॉल्स किस डायरेक्शन में जाएंगी? आगे की तरफ, ठीक है। क्योंकि बॉल्स जो हैं वो फ्लोर के कांटेक्ट में हैं, व्हील्स रुकते हैं, लेकिन फ्लोर के कांटेक्ट में रखी बॉल्स पर फोर्स लगेगा। तो इसका पहला जो आंसर होगा दैट विल कि व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड देन द बॉल्स विल रोल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन का पार्ट है कि विल दे मूव विद द सेम स्पीड? तो क्या वो सेम स्पीड से चलेंगी? तो स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि फोर्स किस पे ज़्यादा लग रहा है। तो आपको पता है जो रबर बॉल है वो उसका इनर्शिया कम है, तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो रबर बॉल थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगी इन कंपैरिजन टू आयरन बॉल, ओके। तो ये आपको सब रीज़न के साथ में आंसर लिखने हैं यहाँ पर। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका 2 आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल। 2 बुलेट्स हैं, एक जैसी, लेकिन एक लाइट राइफल से थ्रो की गई है, एक हैवी से, विद द सेम फोर्स, लेकिन दोनों में फोर्स कैसा लगता है? बराबर। विच राइफल विल हर्ट द शूटर मोर एंड वाई? तो देखिए, याद होगा आपको कि दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों का मास कैसा है। तो एक हैवी और एक लाइट राइफल है, तो हैवी वाली राइफल का मास ज़्यादा होगा और लाइट राइफल का मास कम होगा। तो आपको पता है कि सेम फोर्स लग रहा है, तो सेम फोर्स एक लाइट बॉडी पर लग रहा है, एक हैवी बॉडी पर लग रहा है। तो आपको पता है कि जो लाइट बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो जैसे बुलेट है, तो जो लाइट वाली राइफ़ल है वो बुलेट पे फोर्स लगा रही, तो बुलेट ज़्यादा स्पीडली जाएगी, क्योंकि जो लाइट राइफ़ल है उससे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंस है, जो कंडीशन है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि लाइट राइफ़ल से बुलेट की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, फोर्स बराबर है तब भी, और हैवी राइफ़ल से बुलेट की स्पीड कम बढ़ेगी। तो जो लाइट राइफ़ल है उस पर बैकवर्ड यानी कि रिएक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए जो लाइट राइफ़ल है वो ज़्यादा जर्क कर सकती है शूटर को इन कंपैरिजन टू हैवी राइफ़ल, ओके। सो राइट द आंसर। फोर्थ, ये सारे रीजनिंग के हैं, अब इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी, इसीलिए जब आप इनका आंसर लिखें तो बहुत सुटेबल अच्छी लैंग्वेज में इनका आंसर लिखें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन वाई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में आया था, एक्शन रिएक्शन लॉ में, न्यूटन के थर्ड लॉ में आया था कि हॉर्स जो है वो कंटिन्यू फोर्स लगाता है कार्ट को मूव कराने के लिए कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। क्यों फोर्स लगाता है? तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब वो एक्शन करेगा तभी उस पर रिएक्शन होगा, और क्योंकि एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पर लगते हैं, तो हॉर्स कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ एक्शन। और कॉन्स्टेंटली जब फोर्स लगाता है, देखिए 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक फोर्स तो किसी बॉडी पर सडनली लगाया, जैसे मैंने बताया था आपको, टेबल कवर का एग्जांपल दिया था, इम्पल्स वाली कंडीशन थी कि अगर आप इसको सडनली पुल करते हैं तो उस पर रखा हुआ सारा सामान वैसा का वैसा ही लग रहता है, क्योंकि फोर्स को ट्रांसफ़र होने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप धीरे धीरे करके खींचेंगे तो पूरे पे फोर्स लगेगा, सारी चीज़ें गिर जाएंगी। वैसा ही हॉर्स कार्ट में होता है कि हॉर्स जब
कॉन्स्टेंटली लगातार फोर्स लगाता रहता है, तब उस पूरे सिस्टम पे, कार्ट के पूरे सिस्टम पे फोर्स लगता है और उसको पुल इजीली किया जा सकता है। अगर वो सडनली फोर्स लगाए तो सिर्फ रोप्स तक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा और पूरे सिस्टम को पुल नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद हमारा ये जो है फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, सपोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड v, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली टिल इट बिकम्स 0। ये कंडीशन आपको पता है, बॉल को अगर आप वर्ड थ्रो करें तो उसकी स्पीड लगातार घटती जाएगी और फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। देयर आफ्टर द बॉल बिगन्स टू फॉल डाउनवर्ड एंड अटेन्स द स्पीड v अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फिर अपोजिट केस होता है, जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो फिर से स्पीड बढ़ती है और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की स्पीड मैक्सिमम होती है, उतनी ही जितनी स्पीड से उसको थ्रो किया था। इट इम्प्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आर सेम, येट इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन वाई। तब भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल में नहीं लिया जाता है। कंडीशन इज क्लियर, बॉल को यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पे पहुँचने पे स्पीड 0 हो गई, यहाँ पे स्पीड v थी और यहाँ से बॉल ने फिर से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर फिर से स्पीड v हो गई, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल में इसको नहीं लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल में क्या लिया जाता है, बुलेट राइफल वाला केस है और आपका रॉकेट वाला केस है, ये केस क्यों नहीं लिया जाता है? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि सबसे पहली चीज़ तो थ्रो आपने यहाँ से किया था, स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्योंकि अगर वो इतना डिस्टेंस कवर करके ग्राउंड से हिट कर देगी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नहीं आएगा। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब होता है जब सारी की सारी जो स्पीड है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी बॉडी में। जैसे जो आपने बोट वाला केस लिया था, बोट एंड मैन का, कि मैन आगे जंप करता है, बोट पीछे जाती है, दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से रॉकेट वाला केस है, जैसे ही गैसेस बाहर निकलती हैं जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों केसेस में स्पीड बराबर नहीं होती है, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल को थ्रो किया था तो ये माना जाता है कि बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आती है तो अगर वो ग्राउंड से टकरा जाती है तो उसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी एक जैसी नहीं रह रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होने की जगह हीट में, साउंड में, इनमें कन्वर्ट हो सकती। तो एनर्जी पूरी अगर कांस्टेंट रहती, एक ही जैसी रहती, तो हम इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाकी अदर फॉर्म्स में जो कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, उसकी वजह से ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है। दूसरा रीज़न ये जो मैंने आपको इस स्पेस वाला दिया था, दैट ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे रीजनिंग वाले हैं, न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए इसमें आपको जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग दैट टेक केयर ऑफ लैंग्वेज। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक ये ग्राफ बनाया गया है वेलोसिटी और टाइम का, और इस ग्राफ में दे रखा है बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। तो मास दे रखा है आपको, रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। तो ग्राफ से आपको देखना है क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो मास तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है 50 ग्राम, लेकिन आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 80 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली बॉल यहाँ आ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना लग रहा है इसमें, तो टाइम नीचे वाली एक्सिस में टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड का टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पर, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो जब आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे पहले पार्ट में यहाँ से, तब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का। कोई भी फोर्स हो, फॉर्मूला ये यूज़ किया जाएगा, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर विल कम। तो एक ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 6, ये होमवर्क में है।
तो 2 क्वेश्चंस मैंने फिर से बता दिए, डोंट सेंड ऑल द क्वेश्चंस, ओके, यही आपको सेंड करने हैं होमवर्क में। ओके, थैंक यू।